हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश। लास्ट के लगभग 2 महीने बचे हैं एंड इस 2 महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से रहे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, एग्जामिनेशन वाले दिन करते हैं और अच्छी तैयारी होने के बावजूद, एक अच्छा नॉलेज बेस होने के बावजूद हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सिली मिस्टेक्स करके वापस आ जाते हैं। और ये सिली मिस्टेक्स क्यों करते हैं, इसका जो रीजन है ये तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये भी डिस्कस करूंगा कि इन सिली मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अगले 2 महीने हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें दूसरे बच्चों से डिफ्रेंशिएट कर सके। और वो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज हम समझ लेते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। एक बात तो समझना उससे पहले कि उस दिन जिस दिन आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे, आपका फिजिकल बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए। फिजिकल बिहेवियर एज इन आपको अनईजी नहीं होना चाहिए। अगर गर्मी भी पड़ रही है तो अगर आप अनईजी हो रहे हैं देन कहीं ना कहीं मेंटली आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक बात होती है ना, हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका फिजिकल बिहेवियर ठीक होना चाहिए। दूसरी चीज है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मतलब दिमाग काम कर रहा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पिछली रात को क्या होता है ना, नींद नहीं आती है एंजाइटी के चलते और वो सो नहीं पाते हैं और सुबह नींद आ रही होती है और पेपर देना होता है। तो इंटेलेक्चुअली वो कैसे अच्छा बिहेव कर पाएंगे? ओएमआर में गलत फिल करके आ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करके चले आते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है और उन चीज़ों से बचने के लिए ये समझना जरूरी है कि आप उस दिन क्या क्या करने वाले हैं और उसके बेसिस पे जरूरी है ये डेवलप करना कि हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। समझते हैं हम एक्चुअली एग्जामिनेशन वाले दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। हम पिछली रात को कोशिश जरूर करेंगे कि हम टाइम पे सो जाएं ताकि हम टाइम पे उठ सकें। पेपर 9:30 बजे है तो जाहिर सी बात है पिछली रात को 10 बजे मुझे सोने की कोशिश करना है, बट आदत तो हमारी 2 बजे सोने की है, तो हमें उस दिन नींद कैसे ही आएगी। हम क्या काम करते हैं, जैसे ही पेपर आता है तो हम क्या डायरेक्टली ओएमआर भरने लगते हैं या फिर हम कुछ और करते हैं, हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है। हम उसके बाद टाइम लिमिट के अंदर पेपर सॉल्व करते हैं, हम ओएमआर भरते हैं, यही सारे काम करते हैं ना। पेपर आया, पेपर थोड़ा सा फ्लिप किया, देखा कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, उसके बाद फिर आपने ओएमआर भरना शुरू किया पेपर सॉल्व करने के बाद। एंड देन यू टेक द गैप फॉर सी सेट। आप बाहर जाते हैं 3 घंटे के लिए और उसके बाद फिर आप लंच लेते हैं, उसके बाद आप सी सेट का पेपर देते हैं। बहुत सारे बच्चे इतना सारा लंच कर लेते हैं कि भाई एकदम जमाई आती रहती है एग्जामिनेशन के दौरान। ये सारा कुछ आपका फिजिकल बिहेवियर रहता है और आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर इसके साथ लिंक्ड है। तो अगर मुझे कुछ सोचना है कि मैं उस दिन क्या करने वाला हूं, उसके बेसिस पे आपको आज की लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो एक एक करके समझते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस हमें इस टाइम पे कर लेने चाहिए जो कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हमें हेल्प कर सके ताकि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं दैट हमने 31 ईयर्स के पीवाईक्यूज के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। अगर आपका में से कोई भी बच्चा अगर उसका रिवीजन करना चाहता है अच्छे से और उसने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। कमिंग नेक्स्ट, सो यू ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम ऑन द एग्जामिनेशन डे। अब एक बात बताना, क्या आप इस टाइम पे क्या 10 बजे सोने की आदत डाल रहे हैं? और अगर नहीं डाल रहे हैं तो आपको ये कैसे मान के चल रहे हैं कि उस दिन आपको नींद आ जाएगी? उस दिन जो जो आप काम करने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर आपको अभी से करना पड़ेगा। और ये हर साल बहुत सारे बच्चे, लैक्स में बच्चे हैं जो ये गलती करते हैं, क्योंकि वो उस दिन टाइम पे सोना चाहते हैं, टाइम पे उठना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि आपने उसको प्रिपेयर इस तरह से कर रखा है। तो आप ये गलती कतई ना करें। अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो आधा बैटल तो ऐसे ही लूज कर चुके होंगे क्योंकि आपका माइंड रेस्टलेस होगा। 1-2 क्वेश्चन आप जरूर गलत करके आ पाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग आई टेकन फ्रॉम क्लीवलैंड क्लिनिक। अब आपको उस दिन टाइम से सोओगे नहीं तो आपको स्लीप डेप्रीवेशन होगा। स्लीप डेप्रीवेशन के चलते दिन में नींद आएगी, आपको फैटीग फील होगा। फैटीग में पेपर कैसे कर लोगे? और कर भी लोगे, बिल्कुल करोगे, ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन फिर आप गलत करके आ जाओगे। और 1-2 क्वेश्चन क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इरिटेट रहोगे, ट्रबल थिंकिंग, फोकसिंग एंड रिमेंबरिंग। और पेपर में ट्रबल थिंकिंग होगी तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। कई बच्चों को हेडेक हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, पेपर सामने होता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो हमारा जो रिएक्शन टाइम है बहुत स्लो हो जाता है। टाइम तो 2 ही घंटे, तो क्या कर सकते हैं? तो
कई बार आपके अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट होते हैं, कुछ बच्चों के हैंड ट्रेमर, हाथ कांपने लगते हैं, इंपेयर जजमेंट रहता है, ठीक है, हेलुसिनेशन होता है, आप बात करने में भी दिक्कत होती है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है। अब उस दिन अगर आप सोच रहे हो कि आप टाइम से सो जाओ, तो आपको वो प्रैक्टिस तो आज से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आदत अगर हमारी 2-3 बजे 4 बजे सोने की है, उस दिन कैसे नींद आ जाएगी, उस दिन तो और ज़्यादा आप एंजाइटी में होगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग दिस बिहेवियरल चेंज इन योर सेल्फ। इसको लाना शुरू कर दीजिए, एक साथ नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप 2 बजे सोते हैं तो 1 बजे सोना शुरू कीजिए 8-10 दिन, उसके बाद फिर उसे 12 बजे लाइए, फिर उसके बाद 11 बजे लाइए और 10 बजे तक ले आइए, क्योंकि उस दिन आप यही करने वाले हो। दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर फिजिकल बिहेवियर। दूसरी चीज़, जब आपके सामने पेपर आता है तो आपको हमेशा पेपर फ्लिप कर लेना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए। दिस हेल्प्स यू अलॉट। ये आपको बताता है कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, लाइक जब वो कोचिंग का पेपर देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली पहले क्वेश्चन से ही करना शुरू कर देते हैं, वो आगे के क्वेश्चंस नहीं देखते। अब पता चला कि अगर शुरुआत के 15 सवाल जो हैं वो इतने टफ हैं कि आपसे हुए नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप घबरा जाते हैं, और जब आप घबरा जाते हैं तो आपकी जो घबराहट है वो आपके पेपर में दिखती है, सही क्वेश्चन भी आपके गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फ्लिप द पेपर। तो जो भी पेपर इस टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हैं उसको फ्लिप कीजिए, चेक कीजिए कि आपको इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो आपको शॉक को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़, आप जो इस टाइम पे जो भी आप मॉक्स देते हैं, क्या आप उसे टाइम लिमिट में सॉल्व करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी का फ़ोन आ गया तो आप फ़ोन आपने रिसीव कर लिया। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। पेपर जब भी सॉल्व करें, मेक श्योर दैट आप उसको एग्जामिनेशन कंडीशन में ही सॉल्व करें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पेपर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस दिन आप OMR भी भरते हैं, लेकिन हमारी तो आदत है ऑनलाइन पेपर करने की, तो OMR में ये तय है, फिर आप 1-2 क्वेश्चंस को गलत करके जरूर आ पाएंगे। इट इज नेसेसरी दैट यू प्रैक्टिस द OMR फिलिंग। और आपको मैं बता दूं, 2 घंटे कहने के लिए होते हैं। इफ यू गो बाय द थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन इन योर एग्जामिनेशन, पहली चीज हम मान के चल रहे हैं ना, हमारे पास 2 घंटे हैं, आपको 2 घंटे कत्ते ही नहीं मिलते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है। पहला टाइम तो आपका वहीं वेस्ट होता है जब आपको वो बीच में आते हैं, बोलते हैं भैया सिग्नेचर कर दो। कई बार वो आपका 3-4-5 मिनट ले जाता है। 5 मिनट वहाँ पे OMR फिल करने के लिए आपको मिलते हैं, मतलब अगर आप एक अच्छी ठीक ठाक स्पीड है तो 10-15 मिनट OMR भी आपका ले लेता है। तो 10 से 15 मिनट मेरे को OMR के लिए चाहिए ताकि मैं OMR सही से भर सकूं। उसके अलावा अगर इफ देयर इज अ नीड फॉर द नेचर्स कॉल, तो उसके लिए भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो 5-10 मिनट ये भी। तो आपको समझें, पेपर सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 1.5 घंटे मिल रहा है, 1.5 से 1.25-2 घंटे। तो अगर मैं OMR के साथ भी पेपर कर रहा हूं ना, तो मुझे अपने आप को प्रैक्टिस इस हिसाब से करना चाहिए कि मैं 1 घंटे 45 मिनट के अंदर इस पेपर को कर लूं, टू बी ऑन द सेफर साइड। और ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ये चीज एकदम से नहीं आएगी। तो हमारी हैबिट होती है, अरे भैया हमने पेपर कर रहे हैं, पूरा पेपर हम पेपर पे टिक करना है, 2 घंटे लेके बैठना है। उस दिन आप ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग द वर्क ऑन दिस। 1 घंटे 45 मिनट में आपको पेपर भी करना है और OMR भी भरना है। 15 मिनट अपने लिए सेफ रखने हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप जो गलत OMR भर देते हैं, इनफैक्ट OMR ना भरने की मिस्टेक मैंने भी की थी। आई रिमेंबर व्हेन आई अपीयर्ड फॉर 2015 प्रीलिम्स, तो एक क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सिंपल है, वेस्टर्न मोस्ट इज गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट इज अरुणाचल प्रदेश, बट उसके ऊपर एक ऑप्शन था गुजरात एंड आसाम। सी और डी लगाना, मैं डी ही चाहता था, भर दिया मैंने सी, बिकॉज उस टाइम पे OMR मैं नहीं भर रहा था, एंड उस एक क्वेश्चन के चलते मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अब आप समझना, आंसर आता था, आई हैड दी नॉलेज बेस, लेकिन OMR गलत भर के आ गया। ये हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, और उसके लिए ये जरूरी है कि आपको OMR भरना है। अच्छा, अगर आपके पास OMR नहीं है तो ये OMR, ऐसा ही OMR आपको UPSC में मिलेगा। ये हमने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल रखा है, www.nilesh.ai442.com पे, उस पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, एंड जो भी अब आगे से पेपर दें उस पर OMR जरूर भरें। देन कुछ और प्रिंसिपल्स, लाइक आप गैप लेते हैं CSET के पेपर के लिए, 9:30 से 11:30 पेपर होता है, फिर 2:30 बजे से 4:30 होता है, तो बीच में 3 घंटे का गैप दिया जाता है। अब उस टाइम पे सोच के देखो कितनी गर्मी होगी,
लेकिन इस टाइम पे आपके पास एक हैबिट है कि आप एसी में बैठते हैं। अगर आप एसी में बैठ रहे हैं, उस दिन तो एसी नहीं मिलेगा, स्कूल वाले तो ऐसे ही बाहर निकाल देते कि बेटा निकल लो। तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू कीप योर बॉडी प्रिपेयर्ड। आप कम से कम एसी में मत बैठिए इस टाइम पे, हैबिट डालिए, क्योंकि आपको उस दिन यही हैबिट के अकॉर्डिंग चीज़ों को फेस करना है। आपको कोई एसी नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, इंडिया के स्कूल हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। तो अभी आप जो लाइब्रेरी में बैठ के एसी में पेपर दे रहे हैं ना, वो उस दिन नहीं दे पाएंगे। तो एटलीस्ट संडे, मैं पर डे नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट संडे अपने आप को इवेंचुअली हैबिट डाल लीजिए कि भैया मेरे को एसी में उस दिन बिना एसी के रहना है, देखना है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। देन आप लंच लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रिंसिपल भी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अभी आदत है 3 बजे लंच लेने की, तो अगर आपने किसी दिन 12 बजे लंच लिया तो अब उस टाइम पे दिक्कत हो रही है, अगर लाइक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं एंड यू आर फेसिंग द मेटाबॉलिज्म वाला इशू, देन तब तो इशू हो जाएगा भाई, पेट खराब हो रहा है या फिर जल्दी खा लिया तो नींद आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने लंच का जो टाइम है ना वो 12:30 के आसपास रखें, एग्जामिनेशन टाइम पे भी आप उसी टाइम पे ही रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा हैबिट उस तरीके से जो आप उस दिन करने वाले हैं। देन यू गिव द सीसेट पेपर इन टाइम, और आपका टास्क क्या रहेगा, 27 नेट क्वेश्चन सही करने। अब 27 क्वेश्चन केवल नहीं करने, 27 नेट क्वेश्चन, मतलब मैं कितने भी क्वेश्चन करूं मेरे नेट 27 सही होने चाहिए तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको सीसेट पेपर भी लगाते रहना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे ऑलवेज से कि सर सीसेट पेपर में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग दिस टू द सीसेट, आर यू गिविंग इट द एक्चुअल टाइम? ये पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग तो है ना, अगर क्वालिफाइंग है और आप इसे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सॉल्व द पेपर, स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। अब 2 महीने बचे हैं, अभी से नहीं ध्यान देंगे तो क्या करेंगे? और यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर सीसेट नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो इसी चैनल पे मैथ्स के वीडियो पड़े हुए हैं, फ्री हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। 20 वीडियोज हैं टोटल, जो अभी हमने लाइक एक वीडियो एक टॉपिक के लिए डाला था, आपको इसी के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। यू कैन वॉच दैट, आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। अदरवाइज सीसेट की प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, तो टोटल 35-40 घंटे के वीडियोज हैं, देख डालिए। मैथ्स आपको परेशान नहीं करेगा, दोज वीडियोज आर अ गोल्ड माइन। ये तो थी उस दिन के इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल बिहेवियर वाली बात। उस दिन एक बात और होगी, लड़ाई होगी नॉलेज की, लड़ाई होगी लॉजिक की भी, और लड़ाई होगी एलिमिनेशन की भी। एक बात समझना, यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस हम नॉलेज बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, ये बात तो तय है, ये बात रियलिटी भी है, भले कोई कितना भी कह ले, बट 40 से 45 क्वेश्चंस ही होते हैं एक्चुअली जो आपको इन जनरल आते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस पे आप चांस लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सेट होता है, तो आपको भी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अब ये जो आप चांस ले रहे हैं, ये चांस ऐसे ही नहीं लिया जाता, इसके पीछे भी इंटेलिजेंस लगती है, और उस इंटेलिजेंस में आपकी नॉलेज भी लगती है। तो 2 प्रिंसिपल्स तो मुझे जिस पे काम करना है वो ये है, पहली चीज दैट जो मैंने पढ़ रखा है, नेवर एवर गेट एन इजी क्वेश्चन रॉन्ग। अब ये इजी क्वेश्चन मेरे लिए क्या है, व्हाट इज द इजी क्वेश्चन फॉर मी? दिस इजी क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन जो मेरे कंटेंट में दे रखा था। इससे इजी क्या ही हो सकता है, मेरे कंटेंट में दे रखा है, मुझे याद होना चाहिए, दैट इज द थिंग। सो जो इजी क्वेश्चन की डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि अगर मेरा कंटेंट है जो मैंने पढ़ रखा है और वहां पे वो दिया हुआ है, तो मुझे इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। दैट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द इजी क्वेश्चन फॉर मी। अब ये कब आप सही करेंगे, जब आप टाइमली रिवीजन कर रहे होंगे, तभी तो आपको याद रहेगा। तो आप ये देख लो कि लास्ट टाइम आपने अपनी ज्योग्राफी कब रिवाइज की थी, कब आपने अपनी हिस्ट्री रिवाइज की थी, और क्या आपने इसको 3-4 बार एटलीस्ट रिवाइज किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, आर यू रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स? मैं आपको एक बता दूं, मतलब एज पर दी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जिस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे गलत करते हैं, जिन लॉजिक्स पे गलतियां हम यहाँ पे करते हैं, उन्हीं लॉजिक्स पे गलतियां हम वहां भी करते हैं। तो अगर मैंने अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बना ली तो मैं गलती नहीं करूंगा। तो मेक श्योर कि वेन एवर यू आर डूइंग योर एनी क्वेश्चन पेपर, और वहां पे आपने जहां जहां पे गलतियां की हैं, या तो कंफ्यूजन के चलते या फिर नॉलेज के अभाव के चलते, तो उसकी लिस्ट जरूर बना के रखना है, तो उसे वहीं पे टिक करके रखना, ताकि उसे रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर लेते रहो। और जो क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर रहे हैं वो आप अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में भी सही करके आ पाएंगे। सो नेवर एवर गेट एन इजी क्वेश्चन रॉन्ग, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे जो आपको हाफ
बेस्ड नॉलेज के बेसिस पे करने हैं, प्लस एलिमिनेशन। हाफ बेस्ड नॉलेज मतलब हो सकता है कि भाई मेरे को एक आध ऑप्शन का पता हो, उस ऑप्शन के बेसिस पे मुझे दिख रहा हो कि ए और बी ही होगा, अब उसके बाद उसमें मुझे तुक्का मारना है, क्योंकि नॉलेज कम्स फर्स्ट, ये बात तय है। लेकिन नॉलेज के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर रहते हैं जहां पे मुझे तुक्का मारना पड़ता है, और जब तुक्का मारना है तो मैं उसको इंटेलिजेंट एलिमिनेशन करूंगा। इट शुड नॉट बी कि भाई मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया अक्कर बक्कर बम्बे बो, तो वो ट्रिक्स भी मुझे पता होनी चाहिए। सो आई शुड बी वर्किंग अपॉन नॉलेज फर्स्ट, देन आई शुड बी वर्किंग, मेरे को मुझे लॉजिक्स अपने सही रखने, एंड देन मेरे को एलिमिनेशन का भी रोल समझना है। सो लाइक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। अक्सर ऑल्दो ये बात अलग है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ चीजें डेफिनेटली लग जाती हैं, लाइक दिस थिंग, एंड ये अक्सर ये जो देता है ना कि इट वर्क्स अंडर, इट वर्क्स अंडर, इट वर्क्स अंडर, इस पे ये खेल खेलते हैं, तो कितने ऑप्शन सही होंगे कितने ऑप्शन गलत होंगे उस पर चीजें आती है। बट अगर मेरे को चीजें पता हैं तो दिस क्वेश्चन ये नॉलेज बेस्ड प्योरली हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, मुझे नॉलेज हो सकती है कि इसकी हो, लेकिन जैसे इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन द ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। नाउ अगर मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है और मुझे थोड़ा सा एलिमिनेशन क्या पता है कि भैया अक्सर जो आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं, अक्सर गलत होते हैं, नॉट ऑलवेज, तो मैं यहां से ये 2 वाला एलिमिनेट कर सकता हूं, और 2 वाला एलिमिनेट कर दूंगा तो मैं इजिली आंसर नंबर ए पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे इन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। देन कमिंग नेक्स्ट, अब इसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको इसी चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, योर स्टैटिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी, स्टैटिक को जरूर रिवाइज करो। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखे हैं, रिवाइज कर लीजिए। जियोग्राफी के वीडियो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, रिवाइज कर लीजिए। इन्वायरमेंट लास्ट ईयर करा रखा था, बेसिकली करंट अफेयर्स से अपडेट हुआ है, उससे रिवाइज कर लीजिए। काफी वीडियोस तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस ऑल यू हैव टू डू इज टू ओपन द ओपन द वीडियोस, वॉच देम इन अ सिंगल सिटिंग, एक एक करके देख डालिए। बहुत सारा रिवीजन तो आपका यहीं से हो जाएगा। स्टैटिक रिवाइज करते चलिए, देन पीवाईक्यूज जरूर करते चलिए। पीवाईक्यूज के लिए मैंने अभी आपको एक बताया था कि हमने, अगर आपने लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज नहीं कर रखे हैं और टाइम कम है तो आप उन शॉर्ट नोट से भी कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। देन कमिंग नेक्स्ट इज द करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के पीछे हम अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स हैज अ लिमिटेड रोल इन कंपैरिजन टू स्टैटिक एंड पीवाईक्यू। इससे अपने साथ रखिए और जब ये हो जाए तो करंट अफेयर्स करते चलिए, ठीक है। तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, ऐसा नहीं करना है कि बस हम करते चले जा रहे हैं, कुछ भी पता चल रहा है हम कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। सेट योर प्रायोरिटी एंड देन डू इट। दूसरी चीज, इंडिया ईयर बुक के शॉर्ट नोट्स जरूर कर लेना, ये बहुत ही जल्दी हम रिलीज कर देंगे। मेक श्योर दैट इंडिया ईयर बुक आप जरूर कर लें। इंडिया ईयर बुक से लाइक 2000 अगर मैं 24 की बात करूं तो देयर वर मोर देन 30 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस। लास्ट ईयर भी कई क्वेश्चंस आए थे। सो इंडिया ईयर बुक जरूर करनी है, एंड इफ पॉसिबल डू दी ईयर एंड रिव्यू के जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इंडिया जो आपके ईयर एंड रिव्यू है ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज देती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपना काम बताती हैं कि भैया हमने ये काम किया, तो उसमें से एक आध स्कीम उठाते हैं, वो सीधे पूछ लेते हैं। तो ये दोनों आपको जरूर करना है, ये ध्यान रखना है फॉर द एज। देन कमिंग नेक्स्ट, इन बिटवीन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो समस्या है। लास्ट के 2 महीने में देखो आपने कितनी भी तैयारी कर रखी हो, लेकिन लास्ट के अगर 2 महीने में आप तैयारी नहीं कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे तैयारी नहीं करो तो समस्या है। तो लास्ट के 2 महीने में तैयारी के साथ आप खिलवाड़ मत करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन, बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। भाई साल भर आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम पे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होना तो आप फेल हो जाओगे। मेक श्योर दैट यू रिमेन कंसिस्टेंट फॉर टिल द लास्ट टाइम। दूसरी बात, डोंट गो टू द एग्जामिनेशन विथ ए प्री कंसीव नोशन कि मुझे 80 या 90 सवाल ही करने हैं। ये चीज आपका पेपर डिसाइड करता है, आप डिसाइड करके नहीं जा सकते। लेट्स से पेपर इजी है तो हो सकता है आप 100 क्वेश्चन भी कर लो, पेपर बहुत ही टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, तो आप उसमें 80-90 करके कर क्या लोगे? आप हो सकता है उस टाइम पे 75-80-75 ही कर पाओ, और आप 75 में मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है आपके सही हो। अब आप उसमें बहुत एक्स्ट्रा आपने एफर्ट्स मार दिए, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए तो आपके गलत हो गए, तो भी आप क्या कहते हैं कट ऑफ से बाहर निकल जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली हमें बताता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो एक प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना। तीसरी बात, अगर कोई पेपर डिफिकल्ट है, याद रखना वो सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट है, वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो पेपर को देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं। एंड देन
आप पेपर को हमेशा यू हैव टू डिवाइड दैट पेपर कि भाई कौन कौन से सेक्शन है, भी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस टाइम पे जो भी आप पढ़ रहे हैं डू इट विथ एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब अगर मैंने लेट्स से कि पढ़ रहा हूँ भाई प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, तो एक होता है कि हम रीड कर रहे हैं, एक होता है ट्राई टू रिकॉल कि हाँ भाई प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कि नहीं होते, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कि नहीं होते, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, स्टेट असेंबलीज के होते हैं कि नहीं होते हैं। दिस ऑल यू हैव टू थिंक ऑन दैट। सेम देन मुझे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी सोचना है। सो दिस इज द एक्टिव रिकॉलिंग, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यू डोंट हैव टू इग्नोर एनी सब्जेक्ट। देखो क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि हम ये वाला कर लेते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, नहीं ये मत करना। प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेना, पहले ये सब्जेक्ट करेंगे फिर ये सब्जेक्ट करेंगे, करके सारे ही सब्जेक्ट जाना, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी उन सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछ लेगा जो सब्जेक्ट आप इग्नोर करके जा रहे हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन हमें सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना है अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस टाइम पे कुछ और चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट यू कैन अवॉइड द न्यूज़पेपर नाउ। अब इस टाइम पे न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो, टाइम कम है, सो यू कैन अवॉइड एंड फोकस अपॉन योर करंट अफेयर्स एंड दिस स्टैटिक्स वन थ्रू दी जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। विजन के शॉर्ट नोट्स हम आपको ऑलरेडी दे ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे, तो वहाँ से उसके शॉर्ट नोट्स आप कर लेना, उतना काफ़ी है, ठीक है। और हर एक संडे को अब आपको टेस्ट देने की जरूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। याद करना, आप सोच रहे थे ना कि मेरे को टेस्ट देना है, दूंगा, अब से दूंगा, मार्च से दूंगा, अप्रैल दूंगा, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, तो कब दोगे? देना शुरू कर दो, बिकॉज टेस्ट नहीं दोगे तो आप गलतियां करोगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। और टेस्ट खाली ऐसे नहीं देना है कि भैया जीएस का दे दिया, आपको संडे को जीएस का पेपर मॉर्निंग में देना है एंड सीसेट का पेपर इवनिंग में देना है, ये दोनों ही पेपर देने हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो सीसेट का देते ही नहीं है, और फिर बाद में जब सीसेट का पेपर आता है, सामने आता है, परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार सीसेट में मैं फेल हो गया। सीसेट को डोंट इग्नोर, मत करो इग्नोर, अगर इग्नोर कर दिया तो समस्या है, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर, कितने भी आप धुरंधर हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन सीसेट को अब इग्नोर नहीं करना है। कुछ और बात, अब आपको का क्या अप्रोच होना चाहिए ड्यूरिंग द पेपर, ये थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। पहली चीज, यू हैव टू फ्लिप द पेपर एंड यू हैव टू एब्जॉर्ब द शॉक। जब आप पेपर पलटते हैं ना, जब जैसे आपके सामने पेपर आया, जैसे दिस इज द पेपर सामने आया, तो व्हाट यू डू व्हेन यू फ्लिप द पेपर, देखते चलते हो कि भाई किस किस टाइप का क्वेश्चन आया, तो आपको आइडिया लगता चला जाता है कि भैया ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इससे क्या होता है, आपको दिख रहा है भाई, हाँ भाई ये वाला तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आया, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख जाते हैं कि मैं इसको कर सकता हूं। इसके चलते क्या होता है कि आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, लेट से अगर मेरे पास पेपर मैंने फ्लिप नहीं किया और मैंने स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना शुरू कर दिया और मेरे को नहीं आ रहा, अब ये मान लो कि 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू फ्लिप द पेपर, चेक द पेपर कि भैया कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर किस टाइप का आएगा, तो आप शॉक में नहीं जाएंगे। शॉक में नहीं जाएंगे तो फायदा ये रहेगा कि आप उस पेपर को करने के लिए आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। दूसरी बात, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आपको पूरा पेपर देख लेना है और साथ ही साथ ये लिखते चलना। जैसे कि इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, तो भाई 10 क्वेश्चन मेरे को दिख गए, इकोनॉमिक्स के स्ट्रेट दिख गए। नॉर्मली क्या होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर होता है, व्हाट दे डू कि भाई 8-10 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, 15 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, सेक्शन वाइज ही दे दिया। जैसे ये हिस्ट्री का पेपर, ये हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, ये मैंने 20 तक हिस्ट्री का है, फिर आईआर वाला इधर वाला कॉलम में 4 क्वेश्चन आईआर का दे दिया, फिर ज्योग्राफी का ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, देन एनवायरमेंट का ही स्टार्ट हो गया। सो व्हाट दे डू कि दे गिव द क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन एक साथ, वो पेपर वाइज मतलब वो पर पेज वाइज दे देते हैं इस टाइप से, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंगली। अब आप एक बात सोच के देखना, अब आपको दिख गया, आपने इस तरह से मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद फायदा क्या होगा कि लेट्स से कि आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, यू कैन स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपने डिसाइड किया कि भाई पॉलिटी में इजी सवाल आते हैं, आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी, यू कैन स्टार्ट विद पॉलिटी। सो आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप वहां से शुरुआत करेंगे तो आप जब 10, 15, 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पेपर के लिए। ये चीज आपको हेल्प करती है टफ क्वेश्चंस को भी टैकल करने में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो 5 से 10 मिनट के अंदर यू हैव टू सी द फुल पेपर, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू द सेक्शंस एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द पेपर, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। देन एक काम माइंडसेट के साथ पेपर स्टार्ट करो, एकदम हड़बड़ा के नहीं करना है। लंबी सांस लेने से, थोड़ा सा माइंड को काम करने से, समहाउ व्हेन यू टेक द डीप ब्रेथ,
एंड यू देन रिलीज द ब्रेथ, देन आप क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो शांत हो जाता है। एक ठंडे दिमाग के साथ आप पेपर को अप्रोच करते हो, एंजाइटी नहीं रहती, और जब एंजाइटी नहीं रहती तो पेपर को सही करने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अब इस पेपर को आपको 3 इटरेशन में करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, अभी मैं इसी में 3 इटरेशन बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है 3 इटरेशन में। 3 इटरेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर, आपको इसको 3 बार में करना है। पहली बार में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं, इजी क्वेश्चंस। बेसिकली इजी क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको आते हैं, दे आर इजी फॉर यू। दूसरों के लिए टफ हो सकते हैं, आपके लिए इजी है, ठीक है। तो आपको अपने वो क्वेश्चंस करने जिस पे यू आर कंप्लीट कॉन्फिडेंट, दैट इज यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दोज क्वेश्चंस, वो कर लेने। लेट्स से कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे कॉन्फिडेंट थे, 2 पे कॉन्फिडेंट थे, 5 पे कॉन्फिडेंट थे, 6 पे कॉन्फिडेंट थे, तो आपको ये चारों क्वेश्चंस टिक कर देना है। लेट्स से इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये मैंने मार्क कर लिया। इसी तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस तक जाना है और जो जो आपको आता है वो मार्क कर लेना है। एंड आफ्टर दैट यू सी कि भाई मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेट्स से कि यू हैव सॉल्व द 45 क्वेश्चंस, दिस इज ए गुड नंबर, बट मुझे इतना पता है कि खाली 45 क्वेश्चन में आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने से रहा। देन दिस विल टेल मी कि मुझे सेकंड इटरेशन पे जाने की जरूरत है। अब एक बात और करना है आपको साथ ही साथ, जब आप ये फर्स्ट इटरेशन कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा आपको, एटलीस्ट आपने रीड तो किया ही होगा, इस क्वेश्चन को देख के इतना आइडिया लग गया होगा कि वेदर आप इस क्वेश्चन को करने के लायक हैं कि नहीं है। गॉट माय पॉइंट, कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इस पे चांस लिया जाता है बट अभी मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो आप यहाँ पे लाइक लिख सकते हो कि यू सी करके, या फिर कोई भी आप लाइक स्टार मार्क करके कि इसको बाद में मैं अप्रोच करूंगा सेकंड इटरेशन में। तो इटरेशन के लिए कौन सा क्वेश्चन किस इटरेशन में यूज होगा, यू हैव टू सी इन दैट इटसेल्फ। पहले इटरेशन में वो आप उसी टाइम पे डिसाइड कर लेंगे क्योंकि आप सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले इटरेशन में अगर लेट्स से कि अगर इस टाइम पे आपने 65 सवाल के आसपास कर लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को पता है भाई 65 सवाल है, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, हो सकता है मैं यहीं पे रुक जाऊं, ठीक है, तब तो वो 65 भी अच्छा है। लेकिन अगर ये है तो मुझे डाउट है, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, सेकंड इटरेशन में मैं क्या करूंगा कि मैं इन कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस पे जाऊंगा, और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस करने के बाद अगर मैं 80-85 तक जा रहा है देन मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर लेट्स से कि सेकंड इटरेशन के बाद भी अगर मेरे पास लाइक 45-50 ही हो रहा है तो मेरे को पता है नहीं होने वाला, तब तो मुझे सारे क्वेश्चंस पे चांस ले लेना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद मुझे पता चलता है कि लाइक थर्ड इटरेशन में मुझे कितने लेवल ऑफ इटरेशंस पे जाना है। थर्ड इटरेशन में फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ही चलता है कि ओके अगर नहीं समझ में आ रहा था, अगर नहीं आ रहा होता है। ऑल्दो ये मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू यूज द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन, देन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, एलिमिनेशन टेक्निक से आप पाएंगे कि आप 60% क्वेश्चंस इन जनरल सही कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू अ डिसेंट एज ओवर अदर्स। सो आई विल बी टीचिंग यू कि भाई ये चीज कैसे करनी है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट फिलहाल इटरेशंस में कैसे कैसे जाना है, थर्ड इटरेशन में कब जाना है, ये चीज आप इस बेसिस पे समझ सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इजी क्वेश्चन वाले जो मुझे आते हैं पहले वो करना है, उसी टाइम पे मुझे मार्क कर लेना है कि मुझे कौन सा बिल्कुल नहीं आता और किस पे मैं चांस ले सकता हूं। उसके बाद उस पर काउंट करते चलना है एंड चीजें करते चलना है। अब इस चीज में एक चीज मुझे ये भी समझने की जरूरत है कि मुझे OMR कैसे भरना है, ठीक है। OMR भरते समय देखो, फर्स्ट इटरेशन जब आपका होगा तो मैंने एक काम ये किया यहाँ पे कि मैंने क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, ठीक है। आई विल बी मार्किंग द क्वेश्चन, पहली चीज जब लाइक व्हेन आई विल बी डूइंग द फर्स्ट इटरेशन। और उसके बाद मुझे जब सारा क्वेश्चन को मार्क कर लिया, फिल द OMR, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। OMR तुरंत उसी टाइम पे पूरा भर लेना, मतलब क्वेश्चन करके OMR मत भरते चलना, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का OMR एक साथ भरना। उसके बाद जब जब आप एक अगला सेकंड इटरेशन में जो जो ऑप्शन करोगे सेकंड इटरेशन, उस टाइम पे ये क्वेश्चन मार्क किया, साथ में OMR भी भर दिया। यहां पे क्या था, सारे क्वेश्चन करने के बाद OMR करा था, अब सारे को एक एक क्वेश्चन करते गए OMR भरते चले गए, क्योंकि यहां पे OMR पूरा खाली था, यहां पे OMR पूरा खाली नहीं है।
तो क्या अब आप बाद में ढूंढोगे थोड़ी कि यार ये वाला मैंने कर रखा है तो मैं इसको टिक कर लूँ और फिर मैं OMR भरूँ। एंड सेम अप्लाइज टू द थर्ड इटरेशन कि आपने OMR में जो भरा, आपने जो क्वेश्चन में किया वही आपने OMR में भर दिया। सो दिस इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग योर पेपर। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने अपने जो भी चेंजेस हैं प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस। 2 महीने बचे हैं एंड 2 महीने के अंदर आपके को करना बहुत कुछ है। मेक श्योर यू डू दिस स्टफ। अगर आप ये करेंगे तो आप प्रीलिम्स का पेपर जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। सो मेक श्योर इन लाइफस्टाइल चेंजेस को लेके आइए आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप इस चीज़ को अप्लाई करके अपना प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।